चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑकरेंस ऑफ मेटल, या आप बोल सकते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमें देखना है दैट इज मेटलर्जी। तो ये टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेते हैं, मेटलर्जी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मेटलर्जी का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स, मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम मिनरल्स। ठीक है, उसको बोलेंगे मेटलर्जी। अब ये मिनरल्स क्या है, मिनरल्स के बारे में जानते हैं। मिनरल्स क्या होता है? व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड, and elements and compounds exist naturally in the earth crust are called minerals। ठीक है, मिनरल्स का मतलब समझ गए कि व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड एग्जिस्ट नेचुरली, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। अब यहाँ पे जो जैसे आप बोल सकते हो कि सर ये नेचुरली पाया जाता है, तो क्या उसमें इम्प्योरिटीज होंगे या नहीं होंगे? एकदम होंगे, और एज सच भी वो पाया जा सकता है हमारे नेचर में। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है, एक को बोला जाता है फ्री स्टेट और एक को बोला जाता है कंबाइंड स्टेट। वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे, जो भी बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो एक चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर मिनरल्स क्या है और ओर क्या है। ठीक है, ओर किसको बोलेंगे, मिनरल्स किसको बोलेंगे? तो मिनरल्स का डेफिनेशन तो ये क्लियर हो गया कि एलिमेंट और कंपाउंड एग्जिस्ट नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, बट सर ओर क्या है? तो देखिए, ओर के बारे में मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने दो मिनरल्स लिया, ठीक है, एक ये मिनरल्स लिया और एक ये मिनरल्स लिया। ठीक है, दोनों मिनरल्स है। ठीक है, अगर मैं यहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे वो मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अल्युमिनियम का। ठीक है, अब यहां से हमें वो 70% मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, बाकी इम्प्योरिटीज है। ठीक है, और इस मिनरल से अगर मैं अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो हमें सिर्फ 40% मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों में एक्सपेंडिचर, इसमें भी आपको 10,000 लगा, बट इतना मतलब कि कम नहीं लगता है, बट मैं 10,000 का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी 10,000 लगा। तो आपके लिए प्रॉफिटेबल कौन सा हुआ? ए वाला पार्ट प्रॉफिटेबल हुआ या बी वाला पार्ट प्रॉफिटेबल हुआ? तो आप बोलोगे सर सिंपल सा बात है, जहां पे हमें ज्यादा अल्युमिनियम मिलेगा वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो आप बोलोगे सर फिगर ए हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो फिगर ए को ही बोलेंगे और बी को और नहीं बोलेंगे। तो यहां से डेफिनेशन हमें पता चल गया। और का डेफिनेशन क्या हो गया, यहां बगल में लिख देता हूं मैं। मिनरल्स from which metal can be extracted। पहला आप बोल सकते हो चीपली, और दूसरा आप बोल सकते हो इजिली। ठीक है, तो उसी को हम लोग और बोलेंगे। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो मेटल है, ठीक है, जो एज सच पाया जाता है हमारे नेचर में, ठीक है, और जो नहीं पाया जाता है, तो उसको फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं फ्री स्टेट क्या है, कंबाइंड स्टेट क्या है।
फ्री स्टेट, इसी को बोला जाता है नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट, ठीक है। और इधर हम लोग ले लेते हैं कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, फ्री स्टेट हम उनको बोलेंगे जो एज सच हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्री स्टेट। और जो किसी के साथ मिले हुए होते हैं उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, सिंपल सा लैंग्वेज में। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि सर गोल्ड प्लेटिनम जो है ना, गोल्ड आप ले लीजिए एंड प्लेटिनम ले लीजिए, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, ना पानी से करते, किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और दे एग्जिस्ट एज सच इन देयर एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट मतलब जैसा है वैसा ही पाया जाता है। जैसे अगर आपको गोल्ड कहीं पे मिलेगा तो गोल्ड एकदम एज इट इज आपको गोल्ड ही मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा एज इट इज तो एज इट इज मिलेगा, ठीक है। तो गोल्ड को आप लोग AU से जानते हैं और प्लेटिनम को PT से जानते हैं, ठीक है। ये सबको बोलते हैं हम लोग फ्री स्टेट, ठीक है। बट कंबाइंड स्टेट में क्या है कि वो लोग क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो यहाँ पे कंबाइंड स्टेट मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर फाउंड in the form of their, पहला आपको बता देता हूँ क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है, तो NaCl हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्लोराइड के फॉर्मेट में। फिर सल्फेट के फॉर्मेट में ZnS लिख सकते हैं। फिर आपका कार्बोनेट के फॉर्म में तो ZnCO3 लिख सकते हैं। फिर आपका ऑक्साइड के फॉर्म में तो ZnO लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब होगा कंबाइंड स्टेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, जो आप लोग के एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगा। अब सबसे ज्यादा जैसे आप लोग को ये आता होगा कि सर ठीक है नेचर में तो बहुत सारा चीज पाया जाता है, बट मोस्ट अबंडेंट कौन सा मेटल है, ये बहुत बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दैट इज अल्मुनियम। तो यहाँ पर आप लोग की पॉइंट दे करके लिख लेना, मोस्ट abundant metal is aluminum, ठीक है। उसके बाद लाइक आपको रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने आपको बताया गया था, ठीक है, मैंने उसमें यूट्यूब का शॉर्ट्स भी बना रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था एक लाइक केदारनाथ का माली, ठीक है, आलू जरा फीका पकाता है, ऐसे करके मैंने कुछ शॉर्टकट बताए थे आप लोगों को। और वहां में बताया था कि मोस्ट रिएक्टिव कौन, जो टॉप पोजीशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो एकदम बॉटम पोजीशन में वो एकदम लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीजें और डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव, ठीक है। फिर आपका जो Zn है, उसके बाद आपका Fe हो गया, फिर आपका Pb हो गया, ठीक है। ये भी रिएक्टिव होते हैं बट उतना नहीं, मॉडरेट आप बोल सकते हो उसको, मॉडरेट रिएक्टिविटी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जैसे कॉपर हो गया, फिर आपका ये सिल्वर हो गया, फिर आपका गोल्ड हो गया, फिर प्लेटिनम हो गया, ये सभी हो गए लो रिएक्टिव, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो हाईली रिएक्टिव होता है ना, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये जो हाईली रिएक्टिव होता है वो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। आप लोग नोट करके लिख लोगे कि आपका जो भी ये हाईली रिएक्टिव जो मैंने लिखा है वो कभी भी फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है। कभी कभी ये भी देखा जा चुका है कि ये जो कॉपर है और आपका सिल्वर है वो फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है और आइदर सल्फाइड के साथ भी पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी
लेकिन हाँ, जो आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, एकदम एज सच नेचर में पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बेसिक सा आप लोग को बता दिया। ठीक है, सारी चीजें। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अब क्या क्या प्रोसेस है, किसी भी मेटल को अगर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या क्या प्रोसेस होता है, तो टोटल 5 प्रोसेस है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द क्रशिंग ऑफ ओर। क्रशिंग ऑफ ओर, या आप बोल सकते हो ग्राइंडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी मैं पांचों को एक साथ लिख देता हूं, फिर बारी बारी से डिस्कस करता हूं। ठीक है, सेकंड जो है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या आप उसको बोल सकते हो ड्रेसिंग ऑफ ओर। ड्रेसिंग ऑफ ओर। फिर आपका जो थर्ड है दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ, तो कन्वर्जन ऑफ ओर किसमें कन्वर्ट करना है हमको, मेटल ऑक्साइड में। अब क्यों करना है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है रिडक्शन, तो अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो रिडक्शन करने में काफी आसानी होगी। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, या आप बोल सकते हो और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, अगर आप किसी को नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिफ्थ जो पार्ट है हमारा दैट इज रिफाइनिंग, या बोल सकते हो प्यूरिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं सबसे पहला मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है दैट इज अ क्रशिंग ऑफ ओर, या आप बोल सकते हो ग्राइंडिंग। ठीक है, तो क्रशिंग ऑफ ओर या ग्राइंडिंग जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो बड़ा सा चट्टान ले लिया। ठीक है, अब उसको क्या करे कि उसको किसी क्या नाम मशीन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब वो क्या हो गया, मुझसे क्रश हो गया, मतलब छोटे छोटे पार्ट में वो कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे चीज पे कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस ये जानना है कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होता क्या है। ये आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है क्रशिंग होता क्या। मान लो कोई भारी भरकम चीज है, उसको कंटेनर में डाला और उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज द क्रशिंग ऑफ ओर। इसमें कुछ ज्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका सेकेंड पार्ट से स्टार्ट है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है ना, इसको हम लोग 5 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है, ए पार्ट लिख रहा हूं, दैट इज द हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग। अब ये हैंड पिकिंग मेथड है क्या, तो एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जैसे बचपन में मेरी माँ तो हमें देती थी, आप लोगों को पता नहीं आपकी माँ देती है कि नहीं। जैसे चावल हमें दे दिया कि देखो चावल एक बार देख लो, सारी चावल ही तो है और कुछ इम्प्योरिटीज तो उसमें नहीं है, मतलब कि कंकड़ वगैरह तो नहीं है। तो हमने क्या करा, चावल में देखा और अगर एक दो कंकड़ मुझे दिख गया तो मैं उसको बाहर कर देता था। तो सिंपल सा हैंड पिकिंग। तो इसमें आप लोगों ने देखा क्या, इसमें ये देखा कि जो जैसे चावल चावल को हम कंसिडर कर लेते हैं मेटल। ठीक है, जो कंकड़ था उसको इम्प्योरिटीज। तो अगर मुझे मेटल और इम्प्योरिटीज में डिफरेंस करना है तो दोनों का साइज, कलर, है ना, और शेप डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम उसको पिक कर सकते हैं। अब बोल सकते हैं कंकर है, कंकर भी चावल का शेप में होगा तो कैसे पता लगा पाएंगे, नहीं पता लगा पाएंगे, है ना। तो हैंड पिकिंग मेथड करने के लिए और और इम्प्योरिटी का यहाँ पे लिख देता हूँ, और इम्प्योरिटी का शेप, साइज एंड कलर,
वो डिफरेंट होना चाहिए, तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड हो गया। बी जो हमारा है दैट इज द ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, या आप बोल सकते हो हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक नाम से ही पता चल रहा पानी है ना। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। इसमें क्या करा हम लोगों ने, एक थोड़ा सा स्लोप टाइप का ऐसे करके बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करा कि यहाँ पे आपका ओर और इम्प्योरिटी दोनों है। ठीक है, ये जो मैं बड़ा बड़ा गोला बना रहा हूँ वो ओर है, और ये जो मैं डॉट 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 कर रहा हूँ वो आपका इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया और ये हो गया इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, सेपरेट करना है दोनों को। तो हमने क्या करा, यहाँ से पानी डाल दिया। ठीक है, अब तुम देखना कभी भी कार लेकर के जाते हो गैराज में, अब तुम्हारा कार गंदा होता है तो वो क्या करता है, पानी का एकदम प्रेशर जो है वो मारता है, तो आपका क्या कार भी धूल की तरह हट जाता है? क्या नहीं हटता है, कार एकदम वहीं पे खड़ा रहता है, उससे धूल मिट्टी जो भी कार पे लगे होते हैं वो हट जाता है सारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी दोनों का डिफरेंट होना चाहिए यहाँ पे। तो ओर का और इम्प्योरिटी का डेंसिटी डिफरेंट होगा तभी ये प्रोसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंट के तौर पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ हिंट के तौर पे लिख दिया था शेप साइज एंड कलर अलग मतलब डिफरेंट होना चाहिए, और यहाँ पे ओर एंड इम्प्योरिटी, ओर एंड इम्प्योरिटी जो भी है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट डेंसिटी का होना चाहिए, डिफरेंट डेंसिटी। अब ये नहीं कि डेंसिटी सर ओर का ज्यादा है या इम्प्योरिटी का ज्यादा है, किसी का भी ज्यादा हो सकता है, बट एक का ज्यादा एक का कम होना चाहिए, तभी हम लोग पानी यहाँ से डालेंगे तो जो हल्का होगा, इम्प्योरिटी हल्का हो या और हल्का हो, जो भी हल्का होगा वो पानी के साथ इधर निकल जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो और भारी है तो और यही रह जाएगा, इम्प्योरिटी पानी के साथ चला जाएगा, तो सेपरेट हो गया इम्प्योरिटी एंड ओर। क्लियर है? ठीक है, ऐसे भाई से वर्षा हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, इसी का थर्ड जो है हम लोगों ने दो देख लिया, इसका थर्ड वाला क्या है, थर्ड दैट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन देखना है। मैग्नेटिक सेपरेशन को करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, दो व्हील ले लिया, ये दो व्हील है। ठीक है, एक जो व्हील है दैट इज अ मैग्नेटिक व्हील, मैग्नेटिक व्हील ले लिया, और दूसरा जो लिया वो नॉन मैग्नेटिक व्हील लिया। ठीक है, अब दोनों को क्या करा, कनेक्ट कर दिया किसी पट्टे से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं ओर एंड इम्प्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओर एंड इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। ठीक है, ये मान लो इम्प्योरिटी है और ये मान लो ओर है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये प्रोसेस कब लगाएंगे, ये प्रोसेस हम तब लगाएंगे जब कोई भी एक मैग्नेटिक मतलब बिहेवियर शो करे और दूसरा जो नॉन मैग्नेटिक। तो हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे ओर जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज जो है वो नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो फायदा क्या हुआ, अब जैसे मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये जब घूम रहा है व्हील तो ये पट्टा जो है वो इस डायरेक्शन में आगे जाएगा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक कौन है, इम्प्योरिटीज हमारा नॉन मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक है तो इस चक्का में तो चिपकेगा ही नहीं। जैसे मान लो आयरन है, आयरन तो चिपक जाएगा इसमें। अब जो नहीं चिपकता है, ठीक है, जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि इम्प्योरिटी जो है वो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, तो चक्का में चिपकेगा ही नहीं, तो चिपकेगा नहीं तो यहीं से गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। और यहाँ कंटेनर रख देंगे तो ये कलेक्ट हो जाएगा। अब हमने और जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला ले लिया, जैसे आयरन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस व्हील पे चिपक जाएगा, ऐसे करके चिपक जाएगा, और ये चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा। अब कहाँ तक चलता जाएगा, जब तक ये मैग्नेटिक वाला जो है वो इम्पैक्ट खत्म ना हो जाए,
जैसे हमने कंसिडर कर लिया इम्पैक्ट ऑफ मैग्नेटिक का खत्म हो गया, तो जैसे इम्पैक्ट खत्म हो गया तो यहाँ से गिर जाएगा ये नीचे ऐसे करके, है यहाँ पे कंटेनर रख दिया और यहाँ पे ये कलेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ से हमें क्या कलेक्ट मिल रहा है, हमें यहाँ से इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से क्या कलेक्ट हो रहा है हमारा, यहाँ से हमारा कलेक्ट हो रहा है, देखिए सेपरेट होगी, कोई दिक्कत नहीं, काफी आसान था। चलिए इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं हम लोग। फोर्थ जो है वो है फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ का मतलब होता है झाग, ठीक है, फ्लोटेशन। अब चलिए इसको देखते हैं। तो हमने क्या करा बचपन में, हमारे घर में तो बनता ही था, ठीक है, आप लोगों के घर में बनता होगा, ऐसा नहीं बनता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कभी देखा है जैसे मट्ठा निकालते हैं या कुछ ऐसे, मुझे मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ, काफी टाइम हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो जब भी हम लोग जैसे कि उस इंस्ट्रूमेंट को दूध के अंदर या दही के अंदर एकदम घुमाते थे ऐसे करके, तो कुछ झाग बन के ऊपर आता था, ठीक है। तो वो हल्का होता था तो ऊपर आ गया, जो भारी होता है वो नीचे रह जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूँ तो उसको एजिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हम लोगों ने डाल दिया ऑयल एंड वाटर। इस कंटेनर में क्या है, ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा कि एजिटेट करा, ठीक है, एजिटेट करा। तो एजिटेट करने से क्या होगा, वो झाग बनेगा, और झाग कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये झाग आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि ओर जो है वो ऑयल है और इम्प्यूरिटी जो है वो वाटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ओर को बोल रहा हूं कि वो ऑयल से लगाव है इसलिए ऑयल के साथ चला जा रहा है, और इम्प्यूरिटी का वाटर के साथ लगाव, तो इस वर्ड को प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं, ओर के लिए बोलते हैं, ओर की अगर ओर ऑयल से प्यार करता है तो उसको बोलेंगे लायोफिलिक, लायोफिलिक। तब तुम बोलोगे सर लायो का मतलब क्या होता है, लायो का मतलब होता है ऑयल, और फिलिक का मतलब होता है एट्रैक्शन, ठीक है। और आपका जो इम्प्यूरिटी है, आपका जो इम्प्यूरिटी है यहाँ पे वो है हाइड्रोफिलिक। वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक का तो मतलब समझिएगा अट्रैक्शन, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, समझ में आया। जो अगर जैसे इम्प्यूरिटी वाटर के साथ रह रहा है तो उसको बोलेंगे इम्प्यूरिटी जो हमारा हाइड्रोफिलिक टाइप का है, ठीक है। अब और जो है वो ऑयल के साथ रह रहा है तो ऑयल को हम लोग बोल देंगे लायोफिलिक टाइप का है ना, उसको ऑयल से प्यार है, उसको उससे प्यार है। तो जब हम लोग एजिटेट करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, एजिटेट जब कर रहे हैं तो वो झाग बन के ऊपर आ जा रहा है, मतलब ऑयल और हमारा ऊपर चला गया, इम्प्योरिटी हमारा नीचे रह गया। काफी आसान था ये, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट, इसका प्रोसेस जो है हमारा भी लास्ट, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का लास्ट नहीं हो रहा है, हमारा सेकेंड पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसमें 5 प्रोसेस है, तो उसका एंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हो रहा। तो फिफ्थ जो है दैट इज द केमिकल मेथड, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में होता है क्या है, इस मेथड में क्या होता है कि ओर लिया प्लस इम्प्योरिटी, ओर इम्प्योरिटी तो सब में है सर, बोलोगे सर इसमें नया क्या बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये दोनों में से, ओर या इम्प्योरिटीज में से कोई ना कोई एक सॉल्युबल होना चाहिए। हमने कंसिडर कर लिया कि ओर जो है वो सॉल्युबल इन सॉल्वेंट है, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, और हमारा जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट है,
इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। ठीक है, अब जैसे तुम फॉर एन एग्जाम्पल है, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे घर में हम लोग चाय बनाते हैं, चीनी घुल जाता है, ठीक है, क्या नहीं घुलता है उसमें, चाय पत्ती नहीं घुलता है। तो जब हम लोग छलनी से छानते हैं चाय को, तो चाय पत्ती क्या ऊपर ही रह जाती है, और जो घुला हुआ रहता है वो चला जाता है चाय के साथ, हम लोग पीते हैं उसको। उसी तरह जब एक चीज सॉल्युबल होगा और एक चीज इनसॉल्युबल होगा, तो हम लोग फिल्टर पेपर लगा करके, जैसे मान लो ये फिल्टर पेपर लगा लिया, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने डाला, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा इनसॉल्युबल होगा ऊपर रह जाएगा, और जो बाकी सॉल्युबल है वो नीचे आ जाएगा। सिंपल। और इससे हम लोगों ने सेपरेट कर लिया आसान से। ठीक है, तो ये कब यूज करेंगे ये मेथड, जब हमारा ओर या इम्प्योरिटीज में से कोई भी एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनता है, वो फिर क्लास 12 में आप लोग को पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है, सॉल्यूट नाम का भी कोई चीज होता है, बता देता हूँ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलिए इतना नॉलेज आप लोगों के लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं फिर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए दो चीजें हैं। पहला तो है आपका रोस्टिंग, ठीक है। दूसरा जो है बी पार्ट जो है, दैट इज अ कैल्सिनेशन। अब बोलोगे सर ये दोनों में अंतर क्या है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में? अंतर यही है कि यहाँ पे जो हीटिंग होगा, यहाँ पे जो हीटिंग होगा, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2 होगा। ठीक है, और कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीटिंग जो है इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2 होगा। अब क्यों होगा, चलिए देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, रोस्टिंग है, रोस्टिंग से आप एस को याद रखना, तो ये देता है सल्फाइड। ठीक है, कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन से सी को याद रखना, ये यूज होता है कार्बोनेट के लिए। ठीक है, तो देखिए जैसे सल्फाइड मैंने बोला तो ZnS हो गया सल्फाइड फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें O2 है क्या, नहीं है, तो O2 आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जैसे हीट किए ये कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में। ठीक है, अब देखिए कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट का एग्जांपल ले लिया CaCO3। अब देखिए ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो भैया ऑक्सीजन हमको लगाना पड़ेगा क्या, वो प्रेजेंट है ना जी यहाँ पे, तो और ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, इसलिए O2 को लाए, इसलिए हमने बोला हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। यहाँ पे O ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम नहीं लाएंगे, बस इसको हीट कर देंगे, हीट कर देने से क्या होगा, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस था मेटल ऑक्साइड, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। चलिए, इसके बाद जो हमारा फोर्थ है, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ O2। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ O2। O2 को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, अब इसको रिमूव करना है, O को रिमूव करना है, तो हमने कोक लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कोक लगा दिया तो कन्वर्ट हो गया Cu प्लस Cu, देखो मेटल मिल गया हमें। ठीक है, अब लोग सर सिर्फ C से ही होगा क्या, नहीं, तुम H2 भी लगा दो, H2 भी लगा दो, फिर भी ये अलग हो जाएगा, H2O प्लस Cu। ठीक है, ये मेटल मिल गया। फिर आप बोलोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड से कर सकते, एकदम कर लो, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कर लो, तो ये हो गया सॉरी CO2 प्लस Cu। ठीक है, तो ये जो कोक है, ये H2 है, CO है, ये सबको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
अब कुछ की पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करो, एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, क्या की पॉइंट है? सबसे पहला की पॉइंट जो है हमारा कि जैसे अभी CuO का हम लोगों ने लिया था, अगर ZnO का ले लेते हैं और यहाँ पे तुम कार्बन मोनोऑक्साइड ला रहे हो या H2 ला रहे हो, तो ये ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाएगा। तो ZnO सिर्फ और सिर्फ कोक से ही ऑक्सीजन को अलग कर पाएगा, ये याद रखना दिमाग में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओनली कोक यूज करेंगे एक्सेप्शन केस है। ठीक है, इसको की पॉइंट बना के लिख लेना। उसके बाद जो हमारा आपका जो सिल्वर ऑक्साइड है, मरकरी ऑक्साइड है, ये सब जो है ना लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो लेस स्टेबल होने से क्या हुआ, सिर्फ हीट करो, लेस स्टेबल होगा ना, तो सिर्फ सिंपली हीट कर दो तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड नहीं, आपका मरकरी ऑक्साइड भी, ये सब याद रखना है एकदम एग्जामिनेशन में। ठीक है, सिंपली हीट करो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Hg प्लस हाफ O2। ठीक है, लेस स्टेबल के कारण। अगर कोई रीजन पूछता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो बोलना लेस स्टेबल होने के कारण, रीजन यही है, लेस स्टेबल। ठीक है, तुम बोलोगे सर एकदम हाईली स्टेबल हो गया, वेरी स्टेबल हो गया, तो फिर क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट फिर काम नहीं करेगा। जैसे उसका एग्जांपल दीजिए सर, एकदम देते हैं, वो उसका एग्जांपल हो गया के, पोटाशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम। ठीक है, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव होने के साथ साथ ये क्या हो गया, इसके जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो वेरी स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, वेरी स्टेबल। तो वेरी स्टेबल होने अगर होता है कोई, तो सिंपली आप कोक, फिर आपका CO, फिर आपका H2, ठीक है, NH3, ये सब के माध्यम से, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो फिर सर कैसे कर सकते हैं इसको अलग, तो इसको अलग करने के लिए आपको जो प्रोसेस लगाना पड़ेगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। तो कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और डिटेल में पढ़ना है आपको क्लास 12 में जाकर के, अभी कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, आपके सिलेबस में जो है वो रिफाइनिंग वाले में, ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पर इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट हमारा चलते हैं रिफाइनिंग में। ठीक है, रिफाइनिंग दैट इज प्यूरिफिकेशन, जो भी रिफाइनिंग। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या है आपके सिलेबस में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग चलता है, होता कैसे है। ठीक है, देखिए एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक लेना थोड़ा सा मोटा प्लेट और एक लेना थोड़ा सा पतला सा प्लेट। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ठीक, और इसको कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारा है ना, ये पॉजिटिव वाले पार्ट से होगा, ये नेगेटिव वाले पार्ट से होगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनोड, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको बोलेंगे कैथोड। तो अब आप बोलोगे सर याद कैसे रखेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेट्स टेक Cu। ठीक है, Cu ले लिया, ये जो हमारा मोटा वाला है ना, इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्योर कॉपर। क्या बोलेंगे, इम्प्योर कॉपर। और इसको बोलेंगे हम लोग प्योर कॉपर, प्योर कॉपर। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखो एग्जाम में, तो अब इसको एग्जाम में रखना है ऐसे, PaO, पाओ। ठीक है, P से पॉजिटिव, A से एनोड, और O से वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और कैथोड वाला कैसे याद करोगे, NCr, N से नेगेटिव, C से कैथोड। ठीक है, और आपका जो R से है वो रिडक्शन। कोई दिक्कत, ये तो याद करने का तरीका बता दिया आपको। ठीक है, जैसे कॉपर हम लोगों ने लिया ना, तो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा ना, वो सेम सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, मतलब CuSO4, CuSO4, और ये एक्वस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन बोला मैंने, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। तो अब ऑक्सीडेशन होगा कैसे, तो अगर जैसे मान लो Cu है, अगर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन करना, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 2+ और यहाँ पे 2-। तो अब यहाँ से जो ऑक्सीडेशन हुआ, जो Cu2+ है ना, वो इस सॉल्यूशन में आने लगेगा, और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव वाला उसको पकड़ के यहीं पे रखेगा। ठीक है, तो इस प्लेट, मोटे वाले प्लेट से सॉल्यूशन में क्या आने लगा, Cu2+। और आपका जो ये CuSO4 है ना, वो किस हिसाब से टूटेगा, वो हिसाब से टूटेगा Cu2+ प्लस SO4 2-। इस हिसाब से यहाँ पे टूटा रहेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो Cu2+ है ना, वो यहाँ से भी आ रहा है और सॉल्यूशन में टूट के भी हमें वो चीज मिल रहा है। ठीक है, तो कैथोड के एंड में हम लोगों ने क्या देखा, कैथोड के एंड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन जो हो रहा है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Cu2+, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बना दिया, Cu। ये डिपॉजिट कहाँ पे होने लगेगा, यहाँ पे होने लगेगा। और ये क्या होगा, टाइम टू टाइम ये प्लेट जो है वो मोटा होता जाएगा, और ये टाइम टू टाइम ये प्लेट पतला होता जाएगा। ठीक है, तो पतला होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा सॉल्यूशन में, जिसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। यहाँ पे जमा हो जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, एक तरफ जो एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इधर हुआ। और जब ये होता है, रिडक्शन होता है, तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। गेन करके क्या करा, Cu बना दिया, और ये कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, वो यहाँ पे डिपॉजिट। क्लियर है, ये भी प्रोसेस समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब ये क्लासेस के एंड में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आप लोग को, जैसे क्या है वो बताता हूँ, जो कि CBSE में काफी पूछा जाता है। जैसे Fe2O3 प्लस Al। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2O3 प्लस Fe और प्लस हीट। ये जो यहाँ से हीट जो होता है ना, वो काफी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक हो गया पहला बात। ठीक है, दूसरा बात, ये अल्युमिनियम जो है ना हमारा मोर रिएक्टिव है, ये पता होना चाहिए। तो मोर रिएक्टिव हो रहा है, तो जरा ध्यान से देखो और पहले चैप्टर को याद करो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन नहीं हो रहा है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, बोले आयरन भैया तुम जाइए, मैं जा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, और Fe को अलग कर दिया। यहाँ जो Fe हमें मिला वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। तभी हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं कहाँ पे, टू रिपेयर रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक मतलब रेलवे ट्रैक के जो क्रैक्स वगैरह फिल नहीं होता है, वो किसी रिएक्शन के माध्यम से होता है, क्योंकि Fe हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने करा है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, आप लोगों को हर एक चीज मैंने बारीकी से बताई है, समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और एक चीज, अगर आपको कहीं पे दिक्कत, कहीं पे डाउट, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो संडे को मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइव आकर के आप लोग का डाउट्स ले लूंगा। तो आप लोग व्हाट्सअप करना, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वहां पे व्हाट्सअप करोगे, और एक स्लॉट आप लोग बुक कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।